Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अब बिल्कुल आखिरी कगार पर चल रहा है और हार्डली आई विल टेक 2 days मोर टू कंप्लीट वर्ड्सवर्थ। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विलियम शेक्सपियर और साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी के अदर राइटर्स भी। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ड्सवर्थ की पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 तरह से पब्लिश की गई थी। एक तो इसको प्रेल्यूड में पब्लिश कराया गया था और इसके साथ साथ इसको सेपरेटली भी पब्लिश कराया गया था। जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये सेपरेटली भी पब्लिश कराया गया था। 1804 में इसको लिखा गया था, 1809 में एक मैगजीन में इसको सेपरेटली पब्लिश कराया गया था। अब इस पोएम को स्टार्ट कराने से पहले एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है। जो मैंने आपको पोएम्स कराई हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन। जैसे कि मैंने आपको पोएम कराई शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ये पोएम मैंने आपको कराई थी शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। दोस्तों, ये जो शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट है इसमें आपको मालूम होना चाहिए शी किसके लिए है, किसको शी कहा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट है इसमें शी रेफर किया गया है पोइट की वाइफ मैरी हचिंसन को। मैरी हचिंसन की एक तरह से पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर रिवील किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है इस पोएम में। जो पोएम 1803 में इन्होंने लिखी थी, ये पोएम शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। और ये पोएम इन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, दिल से लिखना, उस दिल से ये कविता इन्होंने लिखी थी। और इस पोएम में वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। ये पोएम जो कि एक लिरिकल बैलेड के रूप में है, इस पोएम में जो पोइट हैं वो अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करते हैं। और किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं स्टार्टिंग में तो हम केवल और केवल उसके बाह्य सौंदर्य को जज करते हैं, फिजिकल ब्यूटी को जज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि जब पहली नज़र में उन्होंने उसको देखा था, मैरी हचिंसन को पहली बार देखा था, तो वो उनको देखकर एक तरह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गए थे और ऐसा लगा था जैसे कि मानो कोई परी आसमान से उतरकर नीचे आ गई हो। इस तरह से उनको लगा था। उनको मतलब इस प्रकार से एक अट्रैक्शन हुआ, जैसे आभूषण होता है, आभूषण के प्रति एक अनोखा अट्रैक्शन होता है, एक अपीलिंग होते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसी तरह से जो मैरी हचिंसन की सौंदर्यता थी, ब्यूटी थी, उसने भी लेखक को इसी प्रकार से प्रभावित किया। लेखक उसी प्रकार से उसके समीप खींचा चला गया, उस ब्यूटी के समीप। और जो उनकी आंखें हैं वो इस प्रकार से ऐसी लगती हैं जैसे कि संध्या के समय टिमटिमाते हुए जो तारे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आंखें इस रूप में लगती हैं। और उनकी जो एक इमेज है, बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत इमेज वहाँ पर उनको लगी जब वो पहली बार उनसे मिले। तो ये हम बोलेंगे एक तरह से फिजिकल अट्रैक्शन, जो एक फिजिकल अपीलिंग और फिजिकल चार्म, उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब मैं क्लोजली कांटेक्ट में आया, कि ऐसा होता है कि एक बार तो हम नॉर्मली किसी से मिलते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है और जब हम उसके व्यक्ति के नेचर के बारे में जानते हैं, स्वभाव के बारे में जानते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किस स्वभाव का है, तो वो ये कहते हैं कि जब मैं उससे मिला तो मुझे पता चला कि वास्तव में उनके अंदर एक स्त्री वाली पूरी क्वालिटीज़ हैं। वो घर के जो सारे कार्य हैं उनको बड़ी आसानी से कर देती हैं और प्योरिटी ऑफ माइंड उनके अंदर है। मैरी हचिंसन के बारे में कहते हैं कि प्योरिटी ऑफ माइंड है और जितने भी जो कॉमन तरीके होते हैं, जो कॉमन वेज होते हैं काम को करने के, उनको वो भली भांति करना जानती हैं। कौन? मैरी हचिंसन। तो कुल मिलाकर वो इस रूप में भी हैं। और तीसरे फेज में वो कहते हैं कि वो एक सच्ची एक थिंकर भी हैं, ट्रू फिलोसोफर भी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु का जो ये समय है ना, इनके बीच का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो उनको जानती है। उनको पता है कि जो कार्य है करना वो बहुत जरूरी है और वो अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम देती है, दिल से अंजाम देती है। उनके अंदर जो एक ह्यूमन क्वालिटीज वाली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि सहनशीलता, प्रेम करना, वो सभी चीजें, स्ट्रेंथ, स्किल, और रादर ही कॉल्स हर अ परफेक्ट वुमेन, और वो उनको कहते हैं कि वो एक परफेक्ट वुमेन है।
पूरी तरह से वो एक परिपक्व स्त्री हैं, वो उनको कहते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि वो आत्मा है, मतलब आत्मा होकर भी फिर भी वो इंसान है, और इंसान होकर भी शी इज हैविंग एंजेलिक क्वालिटीज। उनके अंदर जो फरिश्तों वाले गुण होते हैं ना, वो सारे गुण इनकी पत्नी के अंदर यानी कि मैरी हचिंसन के अंदर हैं। तो दोस्तों ये शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, जो कि पूरी तरह से एक ऑटोबायोग्राफिकल टच है जो इनकी वाइफ को डेडिकेट की गई है, एड्रेस की गई है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पत्नी की एप्रिशिएशन में लिखी है, और कुछ इस तरह से एप्रिशिएशन है, इतनी बढ़ा चढ़ाकर एप्रिशिएशन है, जैसे कि रग्बी चैपल में मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड की एप्रिशिएशन की थी, उसी रूप में यहाँ पर ये अपनी पत्नी को एप्रिशिएट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताई थी पोएम माइकल। माइकल पोएम अगर जो आप जानते हो तो माइकल पोएम लिरिकल बैलेड्स 1800 एडिशन में पब्लिश हुई पोएम है, एक पेस्टोरल पोएम है जो माइकल पोएम है। और माइकल में कहानी है माइकल की कहानी है। और द गाइज सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको वो लाइंस माइकल की जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपसे बोली थी वो मैं भेज नहीं पाया। एक्चुअली मैं भी क्या करूं, पूरा दिन का मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि फुल टाइम मुझे लगा रहना पड़ता है, ऊपर से कुछ ऑफिशियल वर्क्स भी हैं वो भी करने पड़ते हैं, कॉलेज के वर्क्स भी देखने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी का वर्क भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एक बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं आपको मतलब वो लाइंस नहीं भेज पाया। बट आज आई जस्ट अश्योर एंड प्रॉमिस यू कि आज आपको वो लाइंस ज़रूर मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी कुछ मेजर लाइंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज, उनको भी मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। तो लेकिन उम्मीद है कि जो पोएम मैंने आपको समझाई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा ऐसी होता है हमारा कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको भी लेना है, ऑनलाइन बैचेस को भी लेना है, और बहुत सारे वर्क यूनिवर्सिटी के भी हैं उनको भी देखने हैं, पब्लिकेशन का मेरा वर्क रहता है उसको भी देखना है। सो नंबर ऑफ वर्क्स आर देयर, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि वो लाइंस मैं आपको नहीं भेज पाया। बट भेज भी क्या पाया कि रात को जब मैं आया घर पर तो मतलब मुझे याद नहीं रहा उस चीज़ को भेजना, तो फिर उसके मतलब वो मैं आज आपकी जो लाइन्स है वो मैं आज सेंड कर दूंगा। तो हम बात करते हैं माइकल पोएम की। माइकल जैसे कि आप जानते हैं कि एक पेस्टोरल पोएम है, 1800 एडिशन में इसको पब्लिश किया गया ये जो पोएम है। और वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी पोएम जो कि एक ह्यूमन बीइंग की जर्नी को रिप्रेजेंट करती है जिसका नाम माइकल है। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये माइकल है, माइकल की कहानी है। माइकल कौन है? एक शेफर्ड है, एक गडरिया है जिसका नाम माइकल है। ये उस माइकल की कहानी है। माइकल की बात करें तो दोस्तों इसमें जो माइकल है और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहता है, खुशी खुशी सब रहते हैं। और माइकल के एक बेटे का जन्म तब होता है जब माइकल की एज 60 ईयर्स ओल्ड होती है। जब माइकल 60 साल का होता है तो उनके एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम वो लूक रखते हैं। और माइकल के ऊपर एक परेशानी थी, एक बर्डन था। वो बर्डन क्या था? वो बर्डन था कि माइकल जो था अपने नेफ्यू की मदद के लिए माइकल ने अपनी ज़मीन एक तरह से गिरवी रख दी थी, तो उसको वापस लेना, उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करना, ये सबसे बड़ी बात थी कि माइकल कैसे करे, क्या करे। तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी उनका बेटा लूक, और जिसको वो क्या करते हैं, वो अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं। जब लूक 5 साल का था तो वो उनके साथ जाया करता था भेड़ बकरियों को चराने के लिए। इसके बाद जब 10 साल का हुआ तो थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाने लगे, और जब वो 18 साल का हुआ तो ऑन द एडवाइस ऑफ माइकल्स वाइफ इज़ाबेल की एडवाइस पर माइकल को कहाँ भेज दिया गया? माइकल को भेज दिया गया इंग्लैंड, और यहाँ पर माइकल को लंदन भेजा गया स्पेशली। और वहाँ पर जो माइकल था स्टार्टिंग में टच रहा, सॉरी माइकल नहीं, लूक को भेज दिया गया, वो स्लिप ऑफ टंग। तो लूक को जब वहाँ पर भेजा गया तो लूक का माइकल से स्टार्टिंग में टच रहा, उनके माता पिता से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उनके बीच में, लेकिन धीरे धीरे ही वॉज टेम्प्टेड विद द करप्शन ऑफ सोसाइटी। जो समाज का जो भ्रष्टाचार था उससे वो टेम्प्टेड होने लगा, और उसने कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व कर दिया इन पेटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और उसमें होने की वजह से वो वहाँ से भाग गया। और फिर वो माइकल को और इज़ाबेल को कभी नहीं मिल पाया। माइकल जिसकी उम्र अपने बेटे का इंतज़ार करते करते 80 साल की उम्र में माइकल की मृत्यु हो गई। एंड जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स
उनकी जो पत्नी थी इज़ाबेल वो भी चल बसी। तो दोस्तों ये कहानी है जो कि एक पर्सनल लेमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, और ये कहानी है एक ऐसे जो रियलिस्टिक सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, जो हमारा वास्तविक समाज है, उसकी भी हम एक तरह से पिक्चर कह सकते हैं, वास्तविक समाज की भी एक तस्वीर कह सकते हैं, उसको दर्शाती है ये कहानी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये जो पोएम आपको समझाई, ये समझ में आ गई होगी। तो आज आपको इसकी जो मेजर लाइंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, तो उसकी आप चिंता ना करें, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। वर्ड्सवर्थ की पोएम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी हम बात करेंगे आज। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये स्टार्टेड हुआ था 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1789 में स्टार्टिंग हुई थी। और किसके साथ स्टार्टिंग हुई थी? जो बेस्टिल जो कि एक प्रिजन था और पेरिस में, उसको एक तरह से उसका फॉल कर दिया गया। फॉल ऑफ बेस्टिल के साथ इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर कुछ निर्दोष जो इनोसेंट बेचारे सीधे साधे लोग थे उनको भी गिरफ्तार करके रखा गया था और उनके साथ वहाँ पर शोषण किया जाता था, उनके साथ वहाँ पर एक तरह से मारपीट, एक्सप्लॉयटेशन, वो सब कुछ किया जाता था। तो ये चीज़ें अब लोग कब तक बर्दाश्त करें? तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई, और ये जो आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठी बेस्टिल के स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल से, बेस्टिल को जो एक तरह से फॉल कर देने से, और बेस्टाइल्स का फॉल होना फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग का एक बड़ा कारण बना। तो इस तरह से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन ये स्टार्ट हुआ। और ये जो रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अगर जो हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन 3 स्लोगन्स। ये इसके 3 फेजेस हैं, 3 फैक्टर हैं जिन पर ये आधारित है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और रियल इंसिडेंट है। ये एक वास्तविक घटना है जिसको वर्ड्सवर्थ अपनी कविता में जगह देंगे, और यहां पर एक एंथुजियास्टिक पिक्चर, एक एंथुजियाज्म की पिक्चर, एक सेलिब्रेशन की पिक्चर वो प्रेजेंट करेंगे अपनी पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो दोस्तों ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था वो क्या था? अगर जो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था, ये जो पोएम है ये प्रेल्यूड का पार्ट है। वर्ड्सवर्थ की जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रेल्यूड, उसका पार्ट है, लेकिन इसको सेपरेटली भी 1809 में इसको पब्लिश सेपरेटली भी मैगजीन में कराया गया था। इतना भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो मोटो है, द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो हमारा था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आप 3 चीज याद रख लेना। लिबर्टी की बात हम करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इक्वलिटी की बात करते हैं, और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ये 3 फैक्टर आए क्योंकि समाज में क्या हो रहा था? समाज में सोशल इनजस्टिस हो रही थी, पर्सनल फ्रीडम्स का हनन हो रहा था। उनको जो पर्सनल फ्रीडम से पर्सनल राइट्स थे वो खत्म हो रहे थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, हमारे मानव के अधिकार थे, वो घट रहे थे। तो इस वजह से ये 3 फैक्टर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। लिबर्टी की मांग उठी, स्वतंत्रता चाहिए, इक्वलिटी की मांग उठी, और इसके साथ साथ इसमें जो हमारी मांग उठती है वो होता है फ्रेटर्निटी, एक फ्रेटर्निटी चाहिए। तो वो सारी चीजें वहां पर ये देखी गई। और एक और छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इंसिडेंट में वर्ड्सवर्थ की लाइफ का, ये तो बल्कि इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बहुत बाल की खाल निकालने वाला एक मैटर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात ये बता रहा हूं। ये 1797 की बात होगी। 1797 में वर्ड्सवर्थ और कॉलेज पर एक आरोप लगा था। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वर एक्यूज्ड ऑफ समथिंग। फॉर व्हाट? किस चीज का इन पर आरोप लगा था? किस चीज का इन पर आरोप लगा था? जैसे शेक्सपियर के ऊपर डियर पोचिंग का था, ऐसे ही वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी कुछ आरोप लगा था। और ये उस समय की बात है जब समरसेट में वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड कॉलेज के साथ रह रहे थे, उस समय की बात है। तो इन पर एक आरोप लगा था। व्हाट वाज दैट एक्यूज? किस चीज का आरोप लगा था? दे वर सस्पेक्टेड,
ऑफ समथिंग, इनको किसी चीज के लिए सस्पेक्ट किया गया था, मतलब किसी चीज का इन पर सस्पेक्ट किया गया था कि ये इस चीज में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दे वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग स्पाइस, ठीक है ना। ये इन पर आरोप लगा था कि ये जासूस हैं। ये इंग्लिश जो स्पाइस हैं, द इंग्लिश स्पाइस हैं, इन पर उनका आरोप लगा था कि ये अंग्रेजी जासूस हैं। लेकिन जब इस मामले पर जांच हुई, इस मामले को देखा गया, तो इनको इस मामले में मतलब इनका कोई हाथ नहीं पाया गया, मतलब जो जासूस के रूप में इनको मतलब एक तरह से फ्री कर दिया गया। इन पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा, बट सस्पेक्टेड किया गया इनको, एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड। इस चीज का ध्यान रख लेना कि किस चीज का आरोप लगा, एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग स्पाइस फ्रॉम द इंग्लिश पीपल साइड। कि अंग्रेजी गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक ये आरोप लगा कि ये जासूस हैं, तो ये इनके ऊपर एक आरोप लगा था। तो दोस्तों आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो गया होगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, किस तरह से था, क्या चीज़ें थी जो। और ये पोएम मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 1804 में इसको इन्होंने डव कॉटेज में, वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको 1804 में डव कॉटेज में इसको लिखा था। 1804 में डव कॉटेज में लिखा था इस पोएम को। और ये पोएम दोनों रूप में पब्लिश की गई, प्रेल्यूड में भी इसको पब्लिश कराया गया, और इसके साथ साथ इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1809 में। 1809 जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1809 में इसको एक मैगजीन में पब्लिश कराया गया था, और उस मैगजीन का नाम क्या था, उस मैगजीन का नाम था द फ्रेंड। द फ्रेंड मैगजीन थी, द फ्रेंड मैगजीन में इसको पब्लिश कराएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। 1804 में जब ये डव कॉटेज में थे तब इस पोएम को लिखा गया था। 1809 में, 1809 की बात है, 1809 में इसको पब्लिश कराया गया। और किस मैगजीन में पब्लिश कराया गया, द फ्रेंड मैगजीन में पब्लिश कराया गया। और ये पोएम द प्रेल्यूड का भी पार्ट रही, और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ द प्रेल्यूड टू, ये प्रेल्यूड का भी पार्ट है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरह से हम कहें कि बिगिनिंग जो होती है, ये क्या लेकर आती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग लेकर आती है एक उम्मीद को लेकर आती है, एक आशा की किरण को लेकर आती है। वो लोग जो यातनाओं का शिकार बन रहे थे, वो लोग जो परेशानियों का शिकार बन रहे थे, जिन पर अत्याचार किए जा रहे थे, जिनकी तीन चीजें जिनकी हम बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये संसार से कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। दुनिया से वो उनके देश से वो चीज गायब हो चुकी थी। और जब वो चीज गायब हो गई थी तो एक तरह से जो राइट्स थे, हमारे सोशल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पर्सनल राइट्स जो होते हैं, उनका एक तरह से हनन हो रहा था। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसमें एक तरह से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। क्योंकि ये जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि उम्मीद, जो एक उम्मीद और आनंद की किरण को लेकर आया, एक जॉय एंड होप की जो रेज है उसको लेकर आया था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसमें दोस्तों अगर जो हम बात करें तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें दो पार्टीज बन गई थी। दोनों ही, जैसे कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ऐसा जब हम अपने भारत के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं इंडिया में, तो वहां पर नरम दल और गरम दल आते हैं। ऐसे ही यहां पर भी दो पार्ट बन गए थे, दो डिवीजन हो गई थी। वो कौन कौन से थे, एक दल का नाम था हॉक्स, एक दल का नाम क्या था, हॉक्स था, हॉक्स ग्रुप, और दूसरे दल का नाम था डव्स ग्रुप। हॉक्स ग्रुप एंड डव्स ग्रुप, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, माइंड में सेट कर लेना है कि दो ग्रुप बने। एक ग्रुप कौन सा था हमारा, एक ग्रुप था हमारा हॉक्स, जो एक ग्रुप बना वो था हमारा हॉक्स ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप बना था वो था डव्स ग्रुप। हॉक्स ग्रुप एंड डव्स ग्रुप, ये दो ग्रुप हुए थे दोस्तों, हॉक्स एंड डव्स। इन दो ग्रुप को की हम बात करते हैं, हॉक्स और डव्स ग्रुप की। तो हॉक्स और डव की बात करें तो ये कैसे थे, ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेसिव के लिए जाने जाते थे।
एग्रेसिव मूड था इनका। जो हॉक्स ग्रुप था, हॉक्स ग्रुप का मूड बहुत अग्रेसिव था, और जबकि जो डव्स ग्रुप था, डव्स ग्रुप का मूड कैसा था? डव्स ग्रुप का मूड बहुत सॉफ्ट था। ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं दोस्तों, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बता रहा हूं, जो पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि पोएम को ही जानना जरूरी नहीं होता। आपने देखा होगा जब मैं चीजों को बताता हूं तो थोड़ा सा उसके फैक्ट्स जरूर आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी आ जाए आप अपनी हिम्मत ना हारें, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएं। तो ये दो ग्रुप मैंने आपको बताए। द वेरी फर्स्ट ग्रुप इज हॉक्स ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड डव्स ग्रुप। अगर जो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि हॉक्स ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होगा हॉक्स ग्रुप जो है वो एग्रेसिव मोड को रिप्रेजेंट करता है, जो एक गरम एक दल हम कह सकते हैं एक तरह से, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जबकि जो डव्स ग्रुप है, डव्स ग्रुप सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो हम्बल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही ये चाहते थे, दोनों ग्रुप हिस्सा बने फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दोनों ही ये चाहते थे कि समाज में जो हमारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उसका अंत हो जाना चाहिए, उस शोषण को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तरीके अलग अलग थे। तरीके अलग अलग कैसे थे? तरीके अलग अलग थे कि जो हॉक्स ग्रुप था वो एग्रेसिव मूड के फेवर में था कि हम इस तरह से युद्ध के माध्यम से चीजों को जीतेंगे, और जबकि डव्स का मानना था पीसफुली मूवमेंट से इस चीज को हासिल किया जा सकता है। तो वो चीज थी। अब ये हम बात करें तो उस समय जब इस पोएम की बात करते हैं, जब ये पोएम कंपोज्ड हुई थी, तो उस समय फ्रांस में जो शासन था वो किसका था? फ्रांस में शासन था किंग लुइस 16 का। ध्यान रखना कि जब एट द टाइम व्हेन दिस पोएम वाज पब्लिश्ड, जब इस पोएम को पब्लिश किया गया था, उस समय फ्रांस में जो शासन था वो किसका था? उस समय किंग लुइस 16 का शासन था। और किंग लुइस 16 की भी बात करें तो किंग लुइस 16 जो था वो कैसा व्यक्ति था? वो एक क्रूएल किंग था, वो एक बहुत ज़्यादा निर्दयी राजा हम उसको कह सकते हैं, और एक डिक्टेटरशिप वाला भी उसको राजा कहा जा सकता है। और उस समय जो पीपल थे, द पीपल ऑफ सोसाइटी, दे वर बैडली बीटन, दे वर बैडली एक्सप्लॉइटेड। लोगों को मतलब किसी भी कोई उनका आरोप नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता था, बुरी तरह से उनका शोषण किया जाता था। तो कुल मिलाकर जो एक साउंड उठी अगेंस्ट द क्रूलिटी ऑफ द किंग लुइस, ये एक आवाज, एक वॉइस उठी थी किसके खिलाफ? जो किंग लुइस की निर्दयता थी, जो किंग लुइस जो क्रूलिटी कर रहा था उसके खिलाफ ये आवाज थी। ये आवाज जो उठी थी, ये किंग लुइस की निर्दयता के खिलाफ आवाज उठी थी। और ये जो पोएट थे, इनका भी एक तरह से एक इनडायरेक्टली सपोर्ट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ वाज फुल सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ पूरे सपोर्टर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और स्टार्टिंग में तो ये पूरी तरह से इन्वॉल्व भी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन बाद में इनको लगा कि अपनी राइटिंग फील्ड को सोचकर, अपने करियर को सोचकर, तो इन्होंने थोड़ा सा किनारा सा बना लिया था उससे। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन जो वर्ड्सवर्थ का रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता इस चीज के लिए कि जिस तरह से वो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे थे, पूरी तरह से उस तरह से उसमें वो लगे रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पोएम है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को दर्शाती है ये पोएम। और जैसे कि मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारा बता दिया है कि क्या हुआ था, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में क्या हो रहा था, किस प्रकार से दल सामने आए थे। और जब हम बात करते हैं, ये पोएम जो है ये रिप्रेजेंट करती है उस कंडीशन को, उस स्थिति को जब लोग जो थे वो अपने संघर्ष में कामयाबी हासिल कर चुके थे। जब उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल कर ली थी तो उस समय इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, इंग्लैंड की कंडीशन क्या थी? तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड में आशा और आनंद की किरण थी। देयर वॉज होप एंड जॉय देयर। वहां पर आनंद और आशा दोनों चीजें थी। एक नई आशा थी। आशा किस चीज की? होप फॉर द न्यू बर्ड।
न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार की आशा, द चेंजिंग एरा, एक बदलते हुए युग की एक आशा थी और आनंद भी था। आनंद यह था कि जो संघर्ष किया गया, जो इतने टाइम चला संघर्ष था, उसमें सफलता मिली, उसमें एक बड़ी उपलब्धि मिली, बड़ी सक्सेस मिली, तो उस चीज का आनंद था। और बहुत से इसके सपोर्टर्स थे जिसने उसको सपोर्ट किया था। और उस समय वो ये कहते हैं कि जो इट वॉज अ ब्लेसिंग टू बी अलाइव दैट टाइम, कि टू बी अलाइव वॉज अ ब्लेसिंग, कि जीवित रहना बड़े एक वरदान से कम नहीं था। क्योंकि इस रेवोल्यूशन में, इस टाइम में, इस संघर्ष में, इस युद्ध में अगर जो कोई व्यक्ति जीवित रहा तो ये बहुत ही एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि उस पर गॉड की ब्लेसिंग थी, भगवान का एक तरह से आशीर्वाद था उस व्यक्ति के ऊपर जो जीवित बच गया, जो जीवित रहा। तो ये पॉइंट कहते हैं कि उस समय अगर जो कोई व्यक्ति जीवित रहा तो वो बहुत बड़ी एक आशा की बात थी, बहुत बड़ी एक वो आशीर्वाद था भगवान का उस चीज के लिए। और इसके अलावा टू बी यंग वॉज वेरी लकी, और यंग होना तो बहुत ही लकी था। जो उस समय एक युवा अवस्था होती है दोस्तों, युवा अवस्था में क्या होता है, एक एनर्जी होती है, एक एंथुजियाज्म होता है, एक पोटेंशियल होता है, एक कुछ कर गुजर जाने का जज्बा इंसान के अंदर होता है। और उस समय जब देश को आपकी जरूरत हो और आप क्वाइट यंग हैं, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, तो उस समय आप अपने देश के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे। तो उस समय यंग होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस सभी चीजों को यंगली एक्सपीरियंस करना, उस अनुभव को जीना, जो वो समय था उस समय को जीना, ये बहुत ही बड़ा एक अनुभव, बहुत बड़ी बात हम इसको कह सकते हैं कि यंग होना बहुत लकी था। और इसके अलावा इस समय में जीवित बच जाना, जो व्यक्ति जीवित बच गया वो व्यक्ति वो बहुत भाग्यशाली था, बहुत भाग्यशाली था वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जीवित बच गया। तो दोस्तों ये इसमें ये बताया गया। अब इसके बाद जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने साथ क्या लेकर आई, जब हमें इसमें सफलता मिलती है तो जॉय एंड होप तो आते ही आते हैं, साथ ही एक फैक्टर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट ने किया है, उस फैक्टर को हम कहेंगे रीजन। वो फैक्टर क्या है हमारा, रीजन। इस रीजन की बात हम करते हैं तो ये फैक्टर रीजन, जो एक तर्क था, जो रीजन था, रीजंस को जगह मिली, इस रीजन को जगह मिली। सबसे मेन क्या है, जो ये रीजन है, इस रीजन को वहां पर बहुत ज्यादा एक, जिसको कहते हैं ना कि एक प्लेस मिला। एवरीथिंग स्टार्टेड टू बी जस्ट विद रीजन, हर चीजों को तर्क के साथ, रीजन के साथ जजमेंट किया जाने लगा, जज होने लगी सभी चीजें किसके साथ, रीजन के साथ। तो रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, एक स्पेसिफिक प्लेस मिला रीजन को। तो रीजन का अपना एक अलग स्थान रहा जो ये था। और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं, बिगिनिंग की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज ये बटी हुई थी, हॉक्स एंड डॉव्स थे। हॉक्स जो थे वो गर्म दल के थे, जो एग्रेसिव मूड के थे, और जो डॉव्स जो थे वो कैसे थे, वो बहुत ही पीसफुल वे में थे। तो ये लोग भी, अब ये पहले से रहे थे, अब ये जो दल थे दोनों, ये एक बदलाव चाहते थे। दे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी, वो समाज में एक बदलाव चाहते थे। बट इनका जो पैटर्न था बदलाव लाने का, एक चेंज को लाने का, वो भी अलग था। वो अलग क्या था, वही नेचर, वो अपने जो बदलाव थे, जो डव्स थे वो पीसफुली वे में लाना चाहते थे, और दूसरा वो अपने अग्रेसिव नेचर को नहीं छोड़ने वाले थे, जो हॉक्स थे। तो इन दोनों जो थे, ये जो दोनों थे, अब इन दोनों की आपस में जब बात हुई, हॉक्स और डव्स जो दोनों दल मिले, और इसके अलावा जो दोनों दल का एक मोटो बना, दोनों दल ने मिलकर एक फैसला किया कि हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे, हम आपस में ये चीजें मतलब कब तक एक विरोध करते रहेंगे। क्योंकि दोनों का पर्पस क्या था, दोनों का पर्पस था टू ब्रिंग दी हैप्पीनेस इन इंग्लैंड, फुल ऑफ हैप्पीनेस।
और दोनों को एक पूरी मतलब जो पूरा फ्रांस है उस फ्रांस में क्या लेकर आना, हैप्पीनेस को लेकर आना। तो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू बिल्ड फ्रांस अ नेशन ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस को हम क्या बनाएंगे, ए नेशन ऑफ हैप्पीनेस बनाएंगे, खुशी का राष्ट्र हम इसको बनाकर रहेंगे। तो ये जो पोयम है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती कि किस तरह से चीजें बदली। और यहां तक कि वर्ड्सवर्थ तो ये भी कह देते हैं कि अगर जो किसी व्यक्ति ने उसका अनुभव किया और उस चेंज को, बदलाव को देखा, तो वो बदलाव इतना अच्छा था, इतना अच्छा बदलाव होगा जैसे कि शायद जन्नत की भी तुलना उससे ना की जा सके, पैराडाइज की भी तुलना उससे ना की जा सके। और एक छोटा सा उदाहरण वो ये देकर कहते हैं, जैसे कि एक रोज होता है, एक फूल होता है, खिलता हुआ फूल, और इसके अलावा एक कली के रूप में। तो कली भी बड़ी खूबसूरत लगती है जब वो खिलने को तैयार होती है। तो उसी रूप में वो इंग्लैंड को, वहां की कंडीशन को भी दर्शाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ पूरी तरह से, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंगली, अगर जो हम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक एक्ट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंडीशन हुई, इट वॉज एन एक्ट ऑफ एंथुजियाज्म। ये एक एक्ट था जो कि एनर्जी, एंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करता था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये कैसा एक्ट था? ये एक्ट था हैप्पीनेस का, ये एक्ट था खुशी का, जो खुशी को रिप्रेजेंट करता है। एन एक्ट ऑफ होप, एक ऐसा एक्ट जो एक आशा को लेकर आता है, और वो आशा दैट केम आउट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आशा जन्मी, उस आशा को लेकर आता है। और जो सपोर्टर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने स्ट्रांगली इस रेवोल्यूशन की सक्सेस को एक तरह से अपना सपोर्ट दिया, पसंद किया, और देवर ओवरजॉयड, वो पूर्ण रूप से आनंद से भरे हुए थे जितने भी इसके सपोर्टर्स थे। और इसके अलावा जो उस समय जीवित रह गए, वो एक तरह से गॉड की ब्लेसिंग उन पर कह सकते हैं, ये उन पर भगवान का आशीर्वाद था। और जो उस समय यंग थे वो बहुत लकी थे, यंग को लकी माना गया है। और जो जीवित थे उस समय, और वो कैसे माने गए हैं? वो डिवाइन माने गए हैं, मतलब भगवान की ब्लेसिंग के रूप में उसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं, भगवान की ब्लेसिंग के रूप में दर्शाए गए हैं। और जो पीपल के राइट थे वो रीजन के रूप में एक्सेप्ट किए गए, जो उनके अधिकार थे। और जो रीजन था, रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। रीजन ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा की थी, अदा की थी यहां पर। और जो लोग थे, अब लोग क्या चाहते थे? जो रीजन की बात करें तो रीजन वो पूरी तरह से एक टच स्टोन वे में था, और द पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू बियर द क्रूलिटी ऑफ द किंग। और वो राजा की जो निर्दयता थी उसको अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। और वर्ड्सवर्थ कंप्लीटली फेवर्ड दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन। और वर्ड्सवर्थ ने इस स्थिति को, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और वी कैन ऑल्सो से ही वॉज अ ग्रेट विटनेस ऑफ दिस चेंज। वो इस बदलाव का एक बहुत बड़ा विटनेस रहे, और वो एक ऐसे विटनेस बने जो आज तक भी एक विटनेस के रूप में कायम है। क्योंकि उनकी जो ये पोएम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करती है द एक्सपीरियंस ही मेट विद ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। उस दौरान जो अनुभव उनको मिला, जो चीजें उन्होंने देखी, जानी, उनका अनुभव हमें इस पोएम से उनकी पता चलता है कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो एक पार्ट बने, एक हिस्सा बने। और वो ये भी कहते हैं कि ये केवल और केवल ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक बदलाव आया, ये केवल बदलाव किसी लिमिटेड कंट्री के लिए नहीं था, किसी लिमिटेड जोन के लिए नहीं था। इट वॉज द चेंज ऑफ एंटायर वर्ल्ड। ये एक चेंज था, एक बदलाव था जो कि पूरे के पूरे संसार के लिए एक बदलाव आया। ये पूरे संसार का बदलाव था जो सारा बदलाव आया।
तो उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये बदलाव जो था ये पूरे संसार का बदलाव था और इसमें लोगों का विशेष योगदान रहा और वास्तव में उनका जो संघर्ष था वो उनको उनकी उम्मीद, उनके आनंद के तले वो लेकर चला गया। दोस्तों, अब बात आती है कि आपको ये पोएम तो वैसे समझ में आ ही गई होगी, जैसे मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया भी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 मेजर चीज़ों पर यह आधारित रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक तो हम बात करते हैं इक्वलिटी की, एक बात हम करते हैं लिबर्टी की और एक बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। तो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन 3 चीज़ों पर बेस्ड रहा। रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ये 1789 में और किसके साथ स्टार्ट हुआ? बेस्टिल के फॉल के साथ ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां पर लोगों को पकड़ पकड़ कर बंदी बनाया जा रहा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। अब लोग बहुत सह चुके थे। अब लोगों ने एक आवाज़ उठानी चालू करी, इस क्रूलिटी के खिलाफ एक आवाज़ उठाई जाने लगी, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, डिक्लाइन ऑफ राइट्स के खिलाफ जो थी वो एक आवाज़ उठने लगी। और वो आवाज़ केवल जनसाधारण तक नहीं रही, वो आवाज़ वहाँ के जो रोमांटिक पोइट्स थे, जो रोमांटिक राइटर्स थे, उन तक भी वो आवाज़ पहुँची। और इसका मेन एग्जाम्पल, मेन स्पेसिमेन वर्ड्सवर्थ में हमें देखने को मिलता है। वर्ड्सवर्थ की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो एक बदलाव आया उसको किस प्रकार से समाज ने एक्सेप्ट किया और किस प्रकार से वो आगे बढ़े। तो वो एक बदलाव हमें इसमें देखने को मिला। और दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है ये दर्शाती है किस चीज को, कि एक एक्सपीरियंस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रगल और उसके बाद के समय को दर्शाती है। और इसी बीच मैंने आपको यह भी बताया कि 1797 में जब ये समरसेट में अपने दोस्त कॉलेज के साथ रह रहे थे, एसटी कॉलेज के साथ रह रहे थे, तो इन पर एक आरोप लगाया गया, एक्यूज्ड टू बी सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, और किसी चीज का सस्पेक्ट होने का इन पर आरोप लगा। और सस्पेक्ट क्या, इनको स्पाइस कंसीडर किया गया था लेटर, लेकिन जो बाद में उसके ऊपर एक जो उन्होंने जांच पड़ताल हुई, एग्जामिन किया, तो इनको उसमें कोई गिल्टी नहीं पाया गया, लेकिन एक आरोप इनके ऊपर ये चीज लगी थी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसा टाइम था, किस तरह की अवस्था थी और किस किस चीज़ों से इसकी तुलना की गई, लोगों में कैसा आनंद था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, और वो एक सिचुएशन हमें देखने को मिली। और ये भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 2 टुकड़ों में लोग बटे हुए थे और कौन, कुछ एग्रेसिव थे तो कुछ पीसफुल वे में थे, सपोर्टर थे, लेकिन दोनों का पर्पस ही क्या था? दोनों का पर्पस था कि एक नए नेशन को बिल्ड करना जो कि फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, पूर्ण रूप से खुशहाली से भरा हुआ एक राष्ट्र हो, तो उसको बिल्ड करना इन दोनों का मेन पर्पस बना। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पोएम है, इस पोएम में कुछ स्पेसिफिक लाइंस भी आती हैं, कुछ मेजर लाइंस आती हैं, जो मैं अब आपके साथ इन लाइंस को शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझाया, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया इस पोएम के, और ये भी बताया कि किस तरह से लोगों की धारणा थी, किस तरह से लोगों में एक आनंद की भावना थी, और क्या इस पोएम में था, क्या पोइट का मोटो रहा इस पोएम को लिखने के पीछे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आई होंगी। अब मैंने कहा था कि इनकी जो, इस पोएम की जो मेजर लाइंस हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक लाइंस हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उन्हीं लाइंस पर मैं अब आ जाता हूं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एग्जाम में इन लाइंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये लाइंस कहाँ से आई हैं। बाकी अब अगर जो इंटरनल कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो हॉक्स से लेकर आता है, चाहे वो डव से लेकर आता है, या फिर वो लेकर आता है इसके पर्पस से लेकर, इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन से लेकर और पैटर्न से लेकर, तो वो उम्मीद है कि आप सभी आंसर्स उसके ईजिली दे देंगे। अब हम बात करते हैं इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ये क्या लेकर आई थी? होप एंड जॉय को लेकर आई थी, एक आशा और आनंद की भावना को लेकर आई थी। जैसा कि पोइट कहते भी हैं, ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। ये क्या थी? ये एक एक्सरसाइज थी, एक आशा थी, और किस रूप की? एक आशा और आनंद की का ये एक संघर्ष था। आशा और आनंद को पाने के लिए जो संघर्ष किया गया वो ये था, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो आशा और संघर्ष जो
इसमें हमें देखने को मिला, आशा और आनंद, सॉरी, आशा एक होप और जॉय ये लेकर आई। क्या लेकर आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब जो मेहनत की गई, जो एक स्ट्रगल किया गया, उसका एक रिजल्ट क्या मिला? द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल वॉज होप एंड जॉय। एक उम्मीद और आनंद उस संघर्ष का परिणाम था। फॉर माइटी वर द ऑक्सिलर्स विच देन स्टूड, और इसके अलावा फॉर माइटी वर द ऑक्सिलर्स विच देन स्टूड, जो लोग उस समय इस संघर्ष में साथ खड़े थे वो बहुत शक्तिशाली थे, वो बहुत स्ट्रांग थे। जो भी व्यक्ति इस संघर्ष का, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट बने, वो वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली थे। अपॉन आवर साइड वी हु वर स्ट्रांग इन लव, और इसके अलावा हम अपनी तरफ से प्यार में मजबूत थे। और प्यार क्या? द लव फॉर नेशन, जो राष्ट्र के प्रति जो प्यार होता है, जो एक देश के प्रति प्यार होता है, जो एक संसार के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम में हम स्ट्रांग थे। ब्लिस वॉज एटेन दैट डाउन टू बी अलाइव, और वो ये कहते हैं, और उस समय जीवित होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उस मूवमेंट का, इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने, और उनके लिए जीवित होना जो था बिल्कुल एक डिवाइन था। वो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद, हम कह सकते हैं कि भगवान का एक आशीर्वाद स्वरूप था कि क्या होना? जीवित होना। जीवित होना भगवान के एक आशीर्वाद के समान था। बट टू बी यंग वॉज हेवन, और लेकिन यंग होना क्या था? बट टू बी यंग वॉज बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, और लेकिन जो यंग होना था, युवा होना किसी स्वर्ग की स्थिति को एंजॉय करने से कम नहीं था। क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, जो ये देखने लायक सीन था, दृश्य था इस समय का, वो वास्तव में बहुत ही एक अच्छा दृश्य था। तो उसको देख पाना, उस युवावस्था में होना, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि युवावस्था में इंसान चीज़ों को पूरी तरह से तैयार रहता है, वो स्ट्रगल के लिए भी तैयार रहता है, वो किसी जॉय के लिए भी तैयार रहता है, उसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल और एंथुजियाज्म होता है। तो इसके कारण वो अपना आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। इन विच द मेजर स्टिल एंड फॉरबिडिंग वेज ऑफ कस्टम, लॉ एंड स्टैच्यू टुक एट वंस द अट्रैक्शन ऑफ अ कंट्री इन रोमांस। अब ये सारी चीजें जितनी भी थी, कोई कानूनी प्रक्रिया हो, तर्क हो, और ये जितने भी रीति रिवाज थे, सब चीजों में एक परिवर्तन आया। द अट्रैक्शन ऑफ अ कंट्री इन रोमांस, और इन चीजों को एक आकर्षण के रूप में देखा गया, एक प्रेम के रूप में देखा गया। व्हेन रीजन सीम्ड द मोस्ट टू असर्ट हर राइट्स। अब सबसे बड़ी बात ये गौर करना, जो मैंने आपको बताई थी, सबसे बड़ा फोकस किस पर किया है? रीजंस पर। जो रीजन थे, रीजंस ने अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस बना लिया, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना डाला रीजंस ने। व्हेन मोस्ट इंटेंट ऑन मेकिंग ऑफ हरसेल्फ अ प्राइम एंचेंट्रेस टू असिस्ट द वर्क विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम। और अब क्या हो रहा था? अब देश में एक ऐसा हो चुका था कि कुछ अपीलिंग था, कुछ एक जैसे जादू से कोई बदलाव आता है ना, तो उस प्रकार का एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा था। और अब देश जो था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। नॉट फेवर्ड स्पोर्ट्स अलोन बट द होल अर्थ। ये केवल उस स्थान के लिए नहीं था कि स्पेशली फॉर द फ्रांस हो, ये केवल फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो एक बदलाव हुआ था, इट वॉज नॉट फॉर द वन नेशन, रादर इट वॉज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये किसके लिए था? ये पूरे संसार के लिए एक बदलाव था। और अब देखना ये कितना अच्छा दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, और कितना एक फेमस लाइंस हैं जो एग्जाम्स में आती हैं। ये मैं सेलेक्टेड ही लाइंस में आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी पोएम नहीं पढ़ा रहा हूं। बीच में से मैंने कुछ पैसेजेस यहां पर रिमूव किए हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स में आते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, और जो आपके लिए मेन है। और वैसे तो पूरी पोएम भी अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, एक बार लाइंस देखोगे तो एकदम समझ जाओगे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की, क्योंकि आपको स्टोरी पता है, आपको बैकग्राउंड पता है। Not in utopia, subterranean fields or some secreted island, heaven knows where। वो जो दृश्य था खुशहाली का दृश्य है, वो जो एक सौंदर्य भरा दृश्य था, खुशहाली का दृश्य था, वो तो यूटोपिया यानी कि एक कल्पनाओं का जो देश होता है वहां पर भी वो चीज देखने को नहीं मिलेंगी। जो एक ऐसा आइलैंड होता है, जो एक द्वीप होता है, और जो स्वर्ग है
स्वर्ग में भी ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर जो खुशी का माहौल, जो एक कंडीशन थी, जो वहां पर पैदा हुई थी, ऐसी स्थिति को तो स्वर्ग से भी तुलना नहीं की जा सकती। वहां पर भी इतना सौंदर्य, इतनी खुशी नहीं होगी। बट इन एवरी वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, लेकिन हर संसार में, वो संसार जो हम सभी का संसार है, हम सभी का मतलब वी ऑल द पीपल, हम सभी जो लोग हैं, हम सभी का जो संसार है, ऑल ऑफ अस, हम सभी का, द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड आवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल, उस स्थान में ही हमें अपनी खुशी मिलती है या फिर कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों ये, इसके अलावा वो खुशी कहीं नहीं मिलती, वो ये कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम जो मैंने आपको बताई इसमें, और ये उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और इसमें एक बार मैं फिर से, जो इनमें भी जो लाइंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनमें भी जो मेजर लाइंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, वो ये है कि अपॉन आवर साइड वी हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, ब्लिस वॉज इट इन देन डाउन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह माइंड में रखें। इसके बाद जो मेन लाइंस आती हैं वो आती हैं फिर लास्ट की लाइंस, नोट इन यूटोपिया सबटेरेनियन फील्ड्स और सम सीक्रेटेड आइलैंड हेवन नोज वेयर, बट इन द वेरी वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड आवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल। तो ये जो लाइंस हैं, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो पोएम है, जो मैंने आपको समझाई, ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो